Good morning to all of you. So now today we will discuss about LCR series circuit, and this is one of the very interesting circuit and regularly used in all type of electronic devices, whereas it is where there will be a tuning, and we will discuss it in detail about the tuning, basically in your television, in your mobile, in your radio, everywhere, wherever you see any circuit, it is a combination of L, C and R. तो यहाँ से इसका जो इम्पोर्टेंस है ये काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, बिकॉज जो भी सर्किट्स हम लोग देख रहे होते हैं, जो भी, चाहे वो टीवी का हो या फिर रेडियो का हो या फिर जिस भी चीज़ का हो, वहाँ पे जो हमारा जो सर्किट बनते हैं, वो चाहे मोबाइल हो, है ना, वहाँ पे जो भी हम लोग करते हैं ये बस आर, एल और सी के मदद से ही करते हैं, और डिफरेंट चैनल्स को देखना या फिर डिफरेंट रेडियो स्टेशंस को पकड़ना या फिर किसी एक पर्टिकुलर को कॉल करना, ये यहाँ पे बस इन्हीं का रोल यहाँ पे होता है, इन्हीं के रोल से ही सारा चीज़ यहाँ पे फॉलो अप हो पाते हैं. सो वी विल डिस्कस अबाउट द इट्स रोल and what is the benefit of LCR circuit, और LCR हमारे को कहाँ कहाँ पे लगने वाला है और क्या इसका होता है हमारा बेनिफिट, वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल. सो लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द LCR सीरीज सर्किट. अब जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, सीरीज सर्किट है और यहाँ पे हम लोगों ने जो सप्लाई दिया है, अभी सब पे करंट जो होगा वो तो एक ही डायरेक्शन में होगा. तो पहले मैं करंट को ही बेस मान लेता हूँ, और ये हमारा हो गया करंट, इससे भी यही है हमारा, यहाँ भी हमारा करंट यही है इसी डायरेक्शन में, और यहाँ पर भी करंट हमारा यही है. नाउ अब लेकिन पोटेंशियल जो है, जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा, इसमें हम लोगों ने देखा कि है, सो अब जैसे जो सप्लाई यहाँ से हम लोग दे रहे हैं, मान लेते हैं E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो जो भी पोटेंशियल्स इनके पास होंगे उनके पीक उन सबको जोड़ेंगे तो उनके पीक वैल्यू के ये ई नॉट के बराबर ही होगा, है ना. लेकिन यहाँ पे जोड़ने का तरीका बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये सारे के सारे वोल्टेज, यहाँ से हम लोगों ने देखा था आर सर्किट में, जैसे हम लोगों ने देखा था कि जो पोटेंशियल होते हैं वो इसके डायरेक्शन में ही चलते हैं, मैंने आई और जो वी है वो दोनों एक ही सेम फेज में होते हैं. एल के केस में आपने देखा था कि वो लीड करता था, पोटेंशियल वोल्टेज लीड करता था, और इन केस ऑफ सी वो लैग करता था. तो यहाँ पे एक डायरेक्शन में, तो यहाँ पे सिंपल एडिशन जो वोल्टेज का होता था वो हमारा नहीं चलेगा, यहाँ पे एक अलग टाइप का एडिशन होगा, जो सेम जैसा हम लोग करते थे वेक्टर्स वगैरह में. तो क्यों उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ा उस टाइप के एडिशन का, क्योंकि यहाँ पे आप वोल्टेजेस देख रहे थे कि आगे पीछे चल रहे थे, इसके लिए इसके साथ सेम फेज में इसका ये वोल्टेज इसको लीड करता है ऊपर की ओर है. जैसे मैं बनाना चाहूँ तो यहाँ पे जैसे ये वी आर है, सपोज दैट ये वी आर है. अभी मैं एल के लिए मैं देखूं तो यहाँ पे दोनों में सेम फेज है. अभी मैं इधर देखूं तो ये हमारा वी एल इस डायरेक्शन में है ना. यहाँ पे ये 90 डिग्री से लीड कर रहा होता है, तो यहाँ पे VC जो है वो करंट से लैग कर रहा होता है 90 डिग्री से. तो ये कुछ सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो यहाँ पे जोड़ने का तरीका अलग हो जाएगा. यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ एडिशन में जैसे हम लोग यूज़ करते थे, यूज़ होता था, वही होगा. लेकिन नेट हमारा यही आने वाला है ई नॉट, क्योंकि यही हमारा सप्लाई वोल्टेज है, यही मैक्सिमम वोल्टेज है. तो इन तीनों का अगर मैक्स में जोड़ूँ तो ये ई नॉट के बराबर ही होना चाहिए, ठीक है. तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका आगे इसका हम लोग देखते हैं वेक्टर डायग्राम. हाँ, एक और चीज़, ये जैसे वी आर है तो वी आर कितने के बराबर होगा भाई, ये वी आर है तो ये वी आर हमारा हो जाएगा आई आर. ये वी एल है तो वी एल हमारा क्या हो जाएगा, इधर पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे बड़ा हौच पौच हो जाएगा. जैसे वी आर में लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा आई आर. वी एल लिखना चाहूँ तो मेरे ये वी एल हो जाएगा हमारा आई एक्स एल, और एक्स एल तो आप जानते हैं कि क्या होता है, तो आई इंटू ओमेगा एल होता है. और सी के लिए हमारा अगर ये देखें तो वी सी क्या होता था, तो आई एक्स सी, और एक्स सी क्या होता था, वो आई 1/ओमेगा सी. तो ये आप बेसिक चीज़ है जो आप जान रहे हैं. ये वी आर, वी एल और वी सी क्या होने वाला है ये मैंने आपको बता दिया ना. अब इसका हम लोग देखते हैं वोल्टेज डायग्राम. इसका जो हम लोग अब देखेंगे वोल्टेज डायग्राम,
इसका वोल्टेज डायग्राम देखें तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि करंट को तो हम लोगों ने बेस मान लिया कि हाँ भाई ये करंट का डायरेक्शन है, सपोज दैट दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। अभी यहाँ पे देखा तो वी आर इसी डायरेक्शन में है, इसके साथ ही है, तो ये वी आर का हम लोगों ने ये डायरेक्शन ले लिया, ये वी आर हो गया। अभी वी एल इधर पे है तो ये हमारा वी एल हो गया, और ये वी सी नीचे की ओर है तो ये वी सी को मैंने मान लिया, ये वी सी नीचे हो गया। अभी क्या है कि सपोज दैट यहाँ पे हम लोगों ने वी एल को ग्रेटर बड़ा दिखाया, वी सी को छोटा दिखाया है, तो यहाँ से एक वी एल माइनस वी सी आएगा, है ना, देर विल बी वी एल माइनस वी सी, सपोज दैट ये वी एल बड़ा, मैंने वी एल को बड़ा दिखाया तो ये जो आएगा हमारा वी एल माइनस वी सी होगा। तो यहाँ से अगर यदि मैं बनाऊं तो ये वी एल माइनस वी सी है, तो ये भी वी एल माइनस वी सी के बराबर होगा, जस्ट वेक्टर के जैसा हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो होने वाला है ये वी एल माइनस वी सी मीन्स ये वी एल माइनस वी सी के बराबर हो गया। तो ये उसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो इसका पीक वैल्यू क्या आएगा, ई नॉट, जो हम लोगों ने बात किया ई नॉट, है ना। क्यों, क्योंकि भाई ये तो ई नॉट ही आने हैं ना, ये क्योंकि ये सप्लाई तो यहीं से है, तो हम किसी तरह से भी एडिशन करें तो हमारा पीक वैल्यू के तो बराबर ही आना है वो। तो ये हो गया हमारा ई नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि करंट इस डायरेक्शन में और नेट ईएमएफ इस डायरेक्शन में है। तो ये जो आया हमारा, ये एक फेज आ गया फाई, है ना। एक यहाँ पे हम लोगों ने देखा फेज क्या आ गया, फाई। तो फाई इज फेज डिफरेंस किसके किसके बीच में, तो फाई जो है, फाई इज अ फेज डिफरेंस, तो किसके किसके बीच में है ये, बेसिकली हम लोग किसके बीच में देखते हैं, आई और ईएमएफ के बीच में हमको देखना होता है। तो आई और ईएमएफ के बीच का ये फेज डिफरेंस मीन्स करंट और पोटेंशियल के बीच में। लेकिन अब यहाँ पे हम देखना चाहें तो कौन भाई आगे है और कौन पीछे है। इस केस में यहाँ पे देखा तो ई नॉट आगे चल रहा, मीन्स वोल्टेज इज लीडिंग द करंट। जब वी एल मेरा बड़ा है वीसी से, जब वी एल मेरा बड़ा है वीसी से, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे वोल्टेज जो है, वोल्टेज लीड कर रहा है ना, लीड्स, और करंट जो है वो लैग कर रहा है। तो इस केस में अगर यदि हम देखना चाहें कि अगर ई हमारा ई नॉट साइन ओमेगा टी मैं लिखता हूँ, तो व्हाट विल बी योर एक्सप्रेशन फॉर करंट, व्हाट विल बी योर एक्सप्रेशन फॉर करंट, तो ये हो जाएगा आई नॉट साइन, ये आप देख रहे हो कि ई नॉट इधर पे है, आई नॉट इधर है, यानी कि ई जो है वो लीड कर रहा है और आई जो है वो लैग कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ई नॉट साइन ओमेगा टी, और कितना से लैग कर रहा है, ये माइनस फाइव से लैग कर रहा है। तो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल, सॉरी करंट। अगर ई को मैंने मान लिया लेट ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो हमारा आई जो होने वाला है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव हो जाएगा। ये कब का केस है, जब वी एल इज ग्रेटर देन वी सी हो गया। तो अगर इसी तरह से, ये ज़रूरी तो नहीं है कि वी एल ही हमेशा बड़ा हो सकता है वी सी बड़ा हो, है ना। उस केस में हमारा वी सी माइनस वी एल इधर आ जाएगा हमारा। अगर वी सी बड़ा हो तो वी सी माइनस वी एल इधर आ जाएगा। इस केस में हमारा जो नेट ई एम एफ है वो किधर आने वाला है, तो ये इधर आने वाला है। ये कब का केस है, तो भाई ये हमारा हो जाएगा, ये वी एल माइनस वी सी के लिए हो गया। अब ये हम लोग देख रहे हैं वी सी, अगर यदि हमारा देखें वी सी इज ग्रेटर देन वी एल, ये तब की केस की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस केस में हमारा क्या हो रहा है कि ये जो है ये हो जाएगा फाइव, इस केस में ये हो जाएगा फाइव, है ना। यहाँ पे ये था हमारा फाइव और इस केस में ये हो जाएगा हमारा फाइव। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि वोल्टेज लैग्स, यहाँ से लिख कह सकते हैं कि वोल्टेज लैग्स। तो इस केस के लिए अगर यदि हमारा ईएमएफ हम लोगों ने लिया E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसके लिए अगर करंट का एक्सप्रेशन में लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अभी यहाँ पे करंट आगे चल रहा है, ये ईएमएफ पीछे चल रहा है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि प्लस
फाई है, करंट जो है वो प्लस फाई है। तो इन जनरल अगर यदि मैं बात करूं कि इन जनरल अगर यदि हमारा E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, अगर E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, तो इस केस में जो करंट हमारे को मिलने वाला है या तो ये हमको ओमेगा टी प्लस और माइनस फाई के फॉर्म में मिलने वाला है। अगर माइनस रहा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे VL इज ग्रेटर देन VC हो गया, अगर प्लस रहा तो हमारा VC इज ग्रेटर देन VL हो गया, बट हमको ये मिलने वाला है। तो दिस इज योर जनरल एक्सप्रेशंस फॉर करंट एंड दिस इज योर जनरल एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज इन LCR सीरीज सर्किट। ना अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि सपोज जैसे इंडक्टिव सर्किट, इसको कब यही हमारा LCR सर्किट इंडक्टिव सर्किट कब कहलाएगा और ये हमारा कैपेसिटिव सर्किट कब कहलाएगा, है ना। जब यहाँ पे हम लोगों ने देखा, जब हम लोग ये देखते हैं कि हमारा अगर फाई जो है, देखिए ये फाई अगर पॉजिटिव आ रहा था, फाई अगर पॉजिटिव आ रहा था मतलब ई नॉट लीड कर रहा है, मींस अगर फाई हमारा पॉजिटिव आ जाए, फाई हमारा पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि XL मींस इसका जो मींस इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो बड़ा हो जाएगा हमारा, मींस एक्चुअली में क्या है VL इज ग्रेटर देन VC, कहने का मतलब यहाँ पे देखो VL इज ग्रेटर देन VC हो गया इसका मतलब। तो भाई V क्या है, VL इज IXL, है ना। यहाँ से देखो आप IXL इज ग्रेटर देन IXC, तो कह सकते हैं कि ये I कट गया, इसका मतलब क्या है XL इज ग्रेटर देन XC हो गया, XL इज ग्रेटर देन XC, XL इज ग्रेटर देन XC। इस केस में जो हमारा करंट का जो एक्सप्रेशन होगा, अगर EMF का ये कॉमन एक्सप्रेशन जा रहा है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इस केस में करंट का जो एक्सप्रेशन होने वाला है हमारा ये हो जाने वाला है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। इस केस में ये हो गया इंडक्टिव सर्किट जब मेरा VL इज ग्रेटर देन VC हो जाए, या कहें तो हमारा XL इज ग्रेटर देन XC हो जाए। यही हमारा अगर कैपेसिटिव सर्किट, यही LCR सर्किट हमारा कैपेसिटिव सर्किट कब कहलाएगा, यदि फाई हमारा नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब जो है वो हमारा हो जाएगा VL इज लेस देन VC, VL इज लेस देन VC। इस केस में हमारा जैसे VL अगर यदि छोटा है और VC बड़ा है तो ये आ जाएगा हमारा फाई नेगेटिव। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि भाई हमारा XL इज लेस देन XC। इस केस में अगर यदि हम करंट का एक्सप्रेशन देखें तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा। कहने का मतलब कि यही सर्किट इंडक्टिव सर्किट कब कहलाता है और यही सर्किट कैपेसिटिव सर्किट कब कहलाता है। तो ये उसका केसेस हो गया कि कब यह इंडक्टिव सर्किट कहलाएगा और कब ये कैपेसिटिव सर्किट कहलाएगा। ना अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा बात करते हैं ओपोजिशन। ये वोल्टेज डायग्राम आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। अगर मैं यहाँ पे ओपोजिशन की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मैं ओपोजिशन की मैं बात करता हूँ, क्या है ओपोजिशन, तो ओपोजिशन टू करंट हम लोग बात कर रहे हैं, ओपोजिशन टू करंट। करंट को क्या ओपोजिशन, तो सपोज दैट जैसे ये हमारा करंट था, ये हमारा करंट था तो हमारा जो आया ये VR इधर पे आया, VL इधर पे आया, VC इधर, सबको मैं अगर यदि I से डिवाइड कर दूं, इस VR को मैं I से डिवाइड कर दूं तो ये हमारा R आ जाएगा इस डायरेक्शन में, है ना। इसी डायरेक्शन में हमारा मान लेते हैं ये R हो गया, है ना। तो इधर पे आया VL को IXL लिख सकते हैं। तो अगर मैं I से डिवाइड कर दूं तो इस इधर पे मैं ले सकता हूँ XL, ये XL हो गया और इधर पे XC हो गया। तो इसको मैं बना नहीं रहा हूँ चूँकि ऑपोजिशन का तो कोई डायरेक्शन नहीं ना होना है, इसलिए मैंने कोई डायरेक्शन नहीं दिया है। तो सीधा अगर मैं बात करूँ चाहे तो XL या तो XL बड़ा होगा या XC बड़ा होगा, दोनों में से कोई भी हो, एक जनरल में बात कर रहा हूँ। तो सपोज दैट मैंने ले लिया कि ये हमारा आ गया
XL माइनस XC, सपोज दैट इज डायरेक्ट, VL ही बड़ा है, सपोज दैट मैंने माना। ये चूंकि आगे जाकर के स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर का नेगेटिव का भी वैल्यू पॉजिटिव आने वाला है, पॉजिटिव भी नेगेटिव आने वाला है, इसलिए हमारे को उतना ये चिंता का विषय नहीं है। तो सपोज दैट ये हमारा आया XL माइनस XC, तो इसको मैं एक ट्राइंगल बना सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल बना सकता हूँ। तो क्या आया भाई, इधर R है ना, ये R रहा, ये R है, और ये हमारा XL माइनस XC है। तो ये एक ट्राइंगल बना, ये एक ट्राइंगल बना, इसमें ये एंगल अगर देखें, इसी से मैच करके देखा तो ये भी एंगल हमारा क्या आ रहा है, फाई। तो ये जो आएगा एक पाइथागोरस थ्योरम से, ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा, रिजल्टेंट। तो ये अगर देखा जाए कि z का वैल्यू कितना आने वाला है, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये हमारा आएगा R स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या है, XL माइनस XC। अब आप बोलोगे कि नहीं ऐसे ही क्यों बनाया साहब, नीचे से बना सकते हैं। यस, नीचे से भी बना दो, तब भी तो हमारा XL माइनस XC उस समय नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव का होल स्क्वायर इज पॉजिटिव। तो बेसिकली हमको ये Z देखना है, ओपोजिशन है ना, ये Z ओपोजिशन, ओपोजिशन को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, Z से डिनोट कर रहे हैं। इसी का हम लोग नाम देंगे इम्पीडेंस, इसका हम लोग क्या नाम देंगे, इम्पीडेंस। तो यहाँ जो नेट ओपोजिशन है ये Z, ये क्या हो जाएगा हमारा, Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ना इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, इसको हम लोगों ने नाम दिया इम्पीडेंस, इसको हम लोगों ने नाम दिया इम्पीडेंस, दैट इज योर इम्पीडेंस। इम्पीडेंस, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है भाई, है ना, इम्पीडेंस का मतलब होता है इम्पीड करना, इम्पीड करना मतलब कि कम करना, है ना। तो यहाँ पे अगर यदि बात करें इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है, इम्पीड करना मतलब कम करना। तो इट इज द नेट ओपोजिशन, टोटल ओपोजिशन टू द करंट बाय द सर्किट। यहाँ पे देखिए इम्पीडेंस का ये फैमिली है, यहाँ पे R भी ओपोज कर रहा है, L भी ओपोज कर रहा है, C भी ओपोज कर रहा है। तो इनके कॉम्बिनेशन से जो नेट ओपोजिशन हो रहा है दैट इज नोन एज द इम्पीडेंस, दैट इज नोन एज द इम्पीडेंस। और इसी को हम लोग नाम देंगे इम्पीडेंस ट्राइंगल। यही हमारा जो ट्राइंगल बना, इसको एक फ्रेश से एक ट्राइंगल बना दो आप ऐसे, ये R, ये XL माइनस XC, तो ये जो आया Z, इसी को हम लोग नाम देते हैं इम्पीडेंस ट्राइंगल, इम्पीडेंस ट्राइंगल, है ना। इसको आप ये क्या नाम दिया, इसको हम लोगों ने इम्पीडेंस ट्राइंगल, इम्पीडेंस ट्राइंगल। तो दिस इज द नेट ओपोजिशन, दिस इज द नेट ओपोजिशन। अभी यहाँ पे हम लोग बात इसको थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करें तो ये क्या हम लिख सकते हैं, Z इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस XL को मैं क्या लिख सकता हूँ, XL को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा L, और XC को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई ओमेगा C होल स्क्वायर। तो दिस इज, इसी को यही सेम एक्सप्रेशन है, इसको बस थोड़ा सा मैंने और आगे प्रोसीड कर दिया। तो दिस इज द टोटल ओपोजिशन टू द करंट बाय LCR सर्किट। ये क्या है, टोटल ओपोजिशन टू द करंट बाय LCR सर्किट। नाउ तो यहां से अगर यदि हम लोग बात करें थोड़ा सा और हम इसको लिखना चाहें, नाउ Z can be written as E naught by I naught. Z can be, opposition is Z can be written as E by I. तो ये अगर यहाँ से देखें तो I naught is equals to E naught by Z। अभी यहाँ पे जो है करंट जो हमारा है वो एक तरह से कह सकते हैं, यहाँ तो ओपोजिशन पे डिपेंड कर रहा है कि अगर यदि Z कम होगा, अगर Z हमारा कम होगा तो हमारा जो करंट है वो पीक वैल्यू ऑफ द करंट है वो क्या हो जाएगा, Z कम होगा तो पीक वैल्यू ऑफ द करंट बढ़ जाएगा। तो ये हमारे लिए यहाँ से रोल स्टार्ट होता है, वो रेजोनेंस पे आएंगे अब हम लोग, वहाँ से तब जाकर के समझ में आएगा। हालांकि अभी पहले मैं इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लूँ, है ना। तो ये Z अगर यदि हमारा बढ़ जाएगा तो हमारा जो पीक वैल्यू ऑफ द करंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है।
नाउ अगर यदि हम चाहते हैं यहाँ पे मिनिमम जेड, अगर मैं मिनिमम जेड मैं देखना चाहूँ, फॉर मिनिमम जेड को मैं मिनिमम करना चाहता हूँ, तो भाई आप यहाँ पे देखो कि जेड का ये मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। ये आर तो फिक्स है, यही ऊपर नीचे हो सकता है। अगर ये का ये पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए, ये आर स्क्वायर प्लस समथिंग मीन्स जेड कुछ बढ़ जाएगा, है ना। अगर यदि ये तो हमेशा, अगर यदि ये ज़ीरो नहीं होता है तो ये कुछ ना कुछ इसको ऐड करेगा। तो हम चाहते मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू ये तभी हो सकता है जब ये टर्म ज़ीरो हो जाए। तो यहाँ पे क्या है कि ये z मिनिमम तभी हो सकता है फॉर मिनिमम z, है ना, फॉर मिनिमम z ये तभी हो सकता है जब हमारा xl इज इक्वल्स टू xc हो जाए। xl इज इक्वल्स टू xc, इसका मतलब क्या है, ओमेगा l शुड बी इक्वल टू 1/ωc। इसका मतलब है कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/LC। इसका मतलब है कि ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/√LC। थोड़ा इसको और एक स्टेप आगे मैं बढ़ाता हूँ, तो ये होता है हमारा 2πf इज इक्वल्स टू 1/√LC। इसका मतलब क्या है कि f इज इक्वल्स टू 1/2π√LC। ना देखो यहाँ पे हम चाहते हैं कि z मिनिमम हो जाए। z मिनिमम होने के लिए ये टर्म ज़ीरो हो जाए, मेरा ये टर्म ज़ीरो हो जाए। ये टर्म कब ज़ीरो हो जाएगा, जब xl और xc बराबर हो जाए। तो उस केस में अगर यदि ये हमारा ज़ीरो हो जाता है तो उस केस में जो z मिनिमम आएगा, हियर z मिनिमम विल बी इक्वल टू r, केवल r, है ना। अब इससे ज़्यादा तो मिनिमम ओपोजिशन हो नहीं सकता है। तो इस केस में जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्स, है ना। हियर z मिनिमम विल बी r, देयरफॉर I अपना मैक्सिमम वैल्यू पे रहेगा, I अपना मैक्सिमम वैल्यू पे रहेगा। मीन z अगर मिनिमम है तो I हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे z मिनिमम हमारा हो गया r, तो यहाँ पे करंट जो हो गया वो हो गया हमारा मैक्सिमम, ठीक है। तो हम लोग तो जानते हैं भाई कि जो फ्रीक्वेंसी होता है, एसी के पास अपना फ्रीक्वेंसी है, तो ऐसा फ्रीक्वेंसी मैं लगाऊं, ऐसा कोई फ्रीक्वेंसी लगाऊं जिससे हमारा क्या हो जाए कि एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाए। तो वो फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो f इज इक्वल्स टू 1/2π/√LC। ये l का वैल्यू हमको मालूम है, c का भी वैल्यू मालूम है, तो इसको मैं पुट करके और मैं एक फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालता हूँ। तो ये जो आने वाला है ये फ्रीक्वेंसी, और जो बाहर से हम जो लगाएंगे, है ना, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो ये इसका जो एक फ्रीक्वेंसी है, ये दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द natural frequency. This will be known as natural frequency of circuit, natural frequency of LCR सर्किट। ये सर्किट का अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गया। अब यह नेचुरल फ्रीक्वेंसी का क्या कंसेप्ट है, और ये हम लोग थोड़ा सा और ये हम लोग रेजोनेंस की तरफ ले जा रहा है हमको, तो हम लोग थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करें। तो जैसे हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे रेजोनेंस, वेव चैप्टर में हम लोगों ने रेजोनेंस के बारे में पढ़ाया किया था। रेजोनेंस का क्या होता है कि जैसे हर बॉडी का एक अपना फ्रीक्वेंसी होता है, उसी तरह से इस LCR सर्किट का भी एक अपना फ्रीक्वेंसी है, जो कि कितने के बराबर है, f इज इक्वल टू 1/2π/√LC। ये इसका अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ये अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि हर बॉडी का एक अपना फ्रीक्वेंसी होता है, कि जैसे उसको अगर मैं ऑसिलेट कर दूं तो वो उसी ऑसिलेशन, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ वो ऑसिलेट करता है ना। और जैसे कि हर बॉडी, एवरी बॉडी, इवन ये जो बिल्डिंग है, ये जो पेन है, ये जो छत है, ये जो तुम्हारा
ब्रिजेस होते हैं, इसके काफ़ी सारे मैंने एग्जाम्पल्स भी दिए थे क्लास 11th में, आपको याद हो। तो ब्रिजेस क्या होता है, जैसे पहले क्या होता था कि सो ब्रिजेस का भी एक जो होते थे वो वुडन ब्रिजेस बनाए जाते थे। तो उसमें जब आर्मी के ट्रूप्स मार्च करते हुए चलते थे तो अक्सर ये पाया जाता था कि वो ब्रिजेस टूट जाते थे। तो क्यों टूट जाते थे? बिकॉज ब्रिजेस का अपना एक फ्रीक्वेंसी होता था और जो वो कदम ताल करके जो आर्मी चलते थे तो वो फ्रीक्वेंसी, वो जिस फ्रीक्वेंसी से वो चल रहे हैं वो जब मीट कर जाता था उस वुडन ब्रिज का फ्रीक्वेंसी से, तो वो बहुत हाई एम्पलीट्यूड के साथ वो ऑसिलेशन स्टार्ट कर देता था और वहाँ पे क्या होता था कि मैक्सिमम हो जाता था ऑसिलेशन, वेरी हाई ऑसिलेशन हो जाता था। तो यहाँ पे क्या है कि हर बॉडी का एक अपना फ्रीक्वेंसी होता है। अगर मैं बाहर से उतना ही फ्रीक्वेंसी में मैं उसको अप्लाई कर दूं, इस जैसे बॉडी का एक अपना फ्रीक्वेंसी है, अगर इसी के बॉडी के फ्रीक्वेंसी के बाहर से एक अप्लाइड फोर्स लगा दूं, है ना, या अप्लाइड फ्रीक्वेंसी कर दूं, तो ये हमारा क्या कर जाएगा, रेजोनेंस गेन कर जाएगा और ये बहुत हाई एम्पलीट्यूड के साथ ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। मीन्स यहाँ पे वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो उसी तरह से LCR सर्किट का भी एक अपना फ्रीक्वेंसी होता है और जो कि कितने के बराबर है, F = 1/2π/LC। थोड़ा सा रेजोनेंस को और अच्छे तरीके से समझने की जैसे मैं कोशिश आपको करवाता हूँ। तो कि सपोज दैट ये अपना फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी है, ये इसका फ्रीक्वेंसी है, ये इसका फ्रीक्वेंसी है। तो क्या है कि जिस समय ये इधर जा रहा था, अगर मैं एक अप्लाई बाहर से एक फ्रीक्वेंसी लगाऊं जो कि इसको सपोर्ट कर रहा है, मतलब ये ऐसे इधर जा रहा है, तो जैसे जैसे ये जाता है वैसे वैसे हम भी इसको एक इस पे फ्रीक्वेंसी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जब ये नीचे आना चाहता है तो उसी वक्त हम भी इसको नीचे की ओर ले जाना चाहते हैं। जब ये ऊपर जा रहा है तब उस समय हम भी ये ऊपर ले जाना चाहते हैं। जब ये यहाँ पे रुका मैं भी रुका और उसके बाद फिर ये क्या कर रहा है, तो इसके साथ साथ हमेशा ये चलता जा रहा हूँ। जैसे मैं इसको यहाँ से अगर आप ना समझ पाए तो इसको मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज जैसे कि आप सपोज एक दौड़ रहे हो और पीछे से आप इधर इस सामने की ओर दौड़ रहे हो, मैं पीछे से और आपको पुश एक दे दूं, आप इधर जाना चाहते हैं, मैं आपको एक पुश दे दूं, एक इसी डायरेक्शन में आपको पुश दे दूं, तो हो सकता है कि आप 4 कदम ज़्यादा दौड़ें, है ना। तो ये क्या कर रहा है, आपको बूस्ट कर रहा है, ये आपको क्या कर रहा है, बूस्ट कर रहा है। मीन्स जब मैं इधर जाना चाहता हूं तब ये इधर जा रहा है, अब मैं इधर जाना चाहता हूं तो उसी वक्त ये भी इधर जाना चाहता है, ले जाना चाहता है मेरे को। तो ये क्या है, मेरे को एक सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर यदि मैं इधर जाना चाहता हूँ और इधर से बाहर से भी एक फोर्स है जो कि इधर ही ले जाना चाहता है, तो ये इतने की बजाय थोड़ा सा और आगे चला जाएगा, है ना। और जब ये नीचे आना चाहता है तो उस वक्त ये भी हमको नीचे सपोर्ट कर रहा है। तो इससे हमारा क्या हो रहा है कि जो इतना दूर तक ऑसिलेट कर रहा था, अब इसके बजाय ये यहां से यहां तक ऑसिलेट करेगा, है ना, क्योंकि उसको बाहर से वो सपोर्ट मिल रहा है, दैट इज रेजोनेंस। तो सपोज अगर यदि ये इधर जाना चाहता है, ये इस डायरेक्शन में जाना चाहता है और मैं इधर पे एक फोर्स लगा दूं, तो क्या है कि ये इतना दूर भी नहीं जाएगा, ये क्या करेगा, इधर ही, सपोज दैट नेचुरली यहां तक जा सकता था, अभी ये इधर जाना चाहता है तो मैं इधर से फोर्स लगा देता हूं, तो ये क्या करेगा कि ये और दूर ना जा करके, यहां तक ना जा करके अपना नेचुरल एम्पलीट्यूड को भी ना गेन कर पाए। क्यों, यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी मिसमैच हो जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि ये आपको एक जो पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड है उसको भी गेन नहीं कर पा रहा है। इसका एक बहुत ही अच्छा, एक सरल और एक लेमन एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे कि सपोज दैट आप दिल्ली मेट्रोज हो गए या फिर मुंबई मेट्रो या फिर कहीं पर भी आप जा रहे हो या ट्रेन में ही आप जा रहे हैं, चढ़ रहे हो, तो जैसे क्या होता है कि सारा भीड़ अगर ट्रेन के अंदर जाना चाह रहा है और आप भी अंदर जाना चाह रहे हो, तो आप अगर बीच में फंसे हुए हो तो क्या है कि आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होता, भीड़ है सो आपको अंदर पहुंचा देगी, क्योंकि वो पूरा का पूरा भीड़ अंदर जाना चाहता है और आप भी अंदर जाना चाह रहे हो। इससे क्या हो रहा है कि वो आपको सपोर्ट मिल गया, एक पुश मिल गया और आप
अंदर चले गए। अभी क्या है कि मान लेते हैं भीड़ अंदर जाना चाह रही है और आप ट्रेन से बाहर आना चाह रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा कि आपको बहुत ही मशक्कत करनी पड़ेगी, टफ, क्योंकि यहाँ पे मिसमैच हो गया। स्टार्टिंग वाले केस में क्या था कि आप भी अंदर जाना चाह रहे थे, भीड़ भी अंदर जाना चाह रही, तो आप वो मैच कर गया, तो आपको एक सपोर्ट मिल गया, पुश मिल गया, है ना। लेकिन अभी क्या है कि आप बाहर निकलना चाह रहे हैं और भीड़ अंदर जाना चाह रही, तो आपको एक ओपोजिशन मिलेगा, वहां पे फ्रीक्वेंसी क्या कर गया, मिसमैच हो गया। इस वजह से आपको वहां पे काफी मशक्कत करनी पड़ी। तो ये है कंसेप्ट रेजोनेंस का। तो क्या है कि यहाँ पे जैसे हम लोगों का ये LCR सर्किट से हम लोगों ने निकाला कि ये उसका फ्रीक्वेंसी है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है क्या है, तो भाई उस LCR सर्किट का नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ये उसका अपना खुद का नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ना। तो अगर यदि और हमारे पास AC है, तो मैं एक ऐसा AC सिग्नल यूज करूं कि उसका सपोज दैट ये फ्रीक्वेंसी है 50 और मैंने बाहर से जो लगाया AC का फ्रीक्वेंसी, ये तो है ना भाई, बाहर से हम लोग तो फ्रीक्वेंसी लगा सकते हैं, इसका अपना फ्रीक्वेंसी है 1/2 ये L और C की वैल्यू को चेंज करके हम लोग अपना फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। तो बाहर से भी अगर मैंने 50 लगा दिया तो वो क्या कर जाएगा, इसको मैच कर जाएगा, इसका अपना नेचुरल 50 था और मैंने बाहर से लगा दी वो भी 50 है, सपोज, ये समझने के लिए। तो ये क्या हो गया कि इसको एक पुश मिल गया, इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रेजोनेंस गेन कर जाएगा और ये करंट जो है इस वक्त मैक्सिमम चला जाएगा। ये करंट जो है इस वक्त क्या हो जाएगा, मैक्सिमम चला जाएगा। इसको थोड़ा और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम लोग बात किया कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो हमको मेरा आया वो क्या था, ω0 = 1/√LC, ये आया हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नाउ इसमें अगर मैं बोलूं कि इफ ओमेगा इज लेस देन ω0, या पहले मैं ये केस ले लूं, ओमेगा इज ग्रेटर देन ω0, तो इस केस में क्या होगा, अगर यदि ओमेगा इज ग्रेटर देन ω0, तो ये क्या है, एक तरह से ये हमको 0 मिलने वाला नहीं है, ओमेगा बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, बड़ा माइनस छोटा कुछ नहीं, ये देखिए डायरेक्टली है ω/L, तो ये बढ़ जाएगा और ये 1/ω से ये घट जाएगा, तो बड़ा माइनस छोटा कुछ ना कुछ आएगा, ये कंट्रीब्यूट करेगा Z को, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि Z जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, Z इंक्रीज कर गया, अगर Z इंक्रीज कर गया तो यहाँ पे I जो है वह डिक्रीज कर गया। अभी अगर यदि मैं इफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अगर मैं इसको छोटा रखूं तब भी क्या हो जाएगा, ये छोटा रखता हूं तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, ये वैल्यू बढ़ जाएगी। अब ये छोटा माइनस बड़ा, है ना, नेगेटिव वैल्यू आएगी, लेकिन इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये भी यहाँ पे रेजिस्टेंस को, अपोजिशन को कंट्रीब्यूट करने वाला है। तो इस केस में भी हमारा क्या हो जाएगा, Z बढ़ जाएगा और करंट जो है वह घट जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ Z इज R, उसके लिए क्या होगा भाई, ये थर्ड केस अगर यदि मैं लगाऊं, इफ ओमेगा इज इक्वल्स टू ω0, मीन्स अगर यदि मैंने जो बाहर से जो फ्रीक्वेंसी लगाया अगर ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, है ना, ओमेगा इज इक्वल्स टू ω0, ये वाला कंडीशन। अगर मैंने ये फ्रीक्वेंसी लगा दिया, ये वाली फ्रीक्वेंसी लगा दी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी, दोनों बराबर हो गया, तो इस केस में हमारा क्या होने वाला है कि Z विल बी इक्वल टू R, दैट इज जो मिनिमम, और यहाँ पे जो हमारे को मिलने वाला है करंट वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अब इसको रेजोनेंस को थोड़ा यही हमारा कहलाता है रेजोनेंस, यही हमारा क्या कहलाएगा, रेजोनेंस। तो पहले मैं रेजोनेंस का एक डेफिनेशन लिख देता हूं और उसके बाद फिर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, एक फील दिलाने की कोशिश करूंगा कि रेजोनेंस बेसिकली है क्या। तो रेजोनेंस क्या है भाई, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड AC, when frequency of applied AC
supplies supply equal to AC supply equal to natural frequency of circuit ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC जो कि है, देन करंट इन सर्किट becomes maximum this phenomena is called resonance और ट्यूनिंग। अब इसको थोड़ा सा फील दिलाने की मैं कोशिश करता हूं आपको। जैसे कि व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड एसी सप्लाई इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट, देन करंट इन द सर्किट बिकम्स मैक्सिमम। जैसे कि क्या है कि आपने पहले आप जैसे रेडियोज़ वगैरह में क्या होता था कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हम लोग सेट करते थे उस फ्रीक्वेंसी को, उसके फ्रीक्वेंसी पे, या फिर चेंज करते थे फ्रीक्वेंसी को। तो आप देखते थे कि हमारा एक चैनल पकड़ता था और वो गाना वहाँ पे बजना स्टार्ट होता था। बेसिकली क्या कर रहे होते थे हम लोग वहाँ पे उसके फ्रीक्वेंसी को चेंज करते थे, है ना। 83.5 मेगाहर्ट्ज या 93.2 बिग एफएम, तो हम लोग उस फ्रीक्वेंसी पे उसको ट्यून कर देते थे। तो क्या हम लोग बेसिकली कर रहे हैं, तो वो जो रेडियोज़ हो गया या जो टीवी भी हो गए, उसमें क्या है कि भाई LCR लगे हुए हैं। हम लोग डिफरेंट L और डिफरेंट C के वैल्यूज़ को हम लोग चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। इससे हम लोग उसके फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे होते हैं। और उसको कैसे चेंज करते हैं, तो भाई वो सारा सेट रहता है ना हमारा, भाई बस जिसको घुमा रहा होता था, है ना। उसमें रेडियो वगैरह में जैसे आपको याद हो, वो जो घुमाते थे, एक वहाँ पे एक लगा हुआ होता था, इसको ऐसे ऐसे घुमाने से वो चेंज होता था। तो वहाँ पे बेसिकली वो क्या है कि L और C के वैल्यू को चेंज कर रहा है और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को गेन करने का कोशिश कर रहा है। तो अगर घुमाया फिर से L और C चेंज हो गया, तो ऐसा सेटिंग चेंज हो गया जिससे दूसरा फ्रीक्वेंसी आ गया, फिर घुमाया फिर दूसरा फ्रीक्वेंसी आ गया। तो जैसे सप्लाई है सैटेलाइट से, जैसे सारा फ्रीक्वेंसी का सप्लाई हो रहा है, मान लेते हैं यहाँ से 80 वाला भी हो रहा है, 83 वाला भी हो रहा है, 90 वाला भी हो रहा है, 100 वाला भी हो रहा है। और जैसे सपोज दैट अपने रेडियो पे मैंने कर दिया 93.2, है ना। तो इसमें से जो 93.2 जो है उसके साथ ये मैच कर गया, है ना। इस अभी जैसे सपोज दैट मैंने रेडियो का फ्रीक्वेंसी मैंने कर दिया 93.2, तो यहाँ पे अभी मेरा जो सेट किया हुआ फ्रीक्वेंसी मेरा रेडियो का 93.2 है, मतलब कि मेरा रेडियो का अभी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैंने कर दिया है वो 93.2 कर दिया है। अब जैसे यहाँ जो सप्लाई आने वाला है, सप्लाई जो आ रहा है हमारा, वो तो सारा फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे देखा कि 93.2 सेट किया हुआ है रेडियो पे, आने वाला भी 100 भी है, 108 भी है, 88 भी है, 93.2 भी है। तो इसमें देखा कि भाई इसके पास 93.2 है रेडियो के पास, और मेरे पास जो 93.2 है उसके साथ ये क्या कर गया, मैच कर गया। तो मैच कर गया, तो यहाँ पे क्या है, इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैंने बना करके रखा था 93.2 रेडियो का, और जो सप्लाई था उसमें से बहुत सारा था, तो उसको वो कैच किया। कौन कैच करेगा, कितना वाला कैच करेगा, तो भाई 93.2 वाला उसको मिल गया। तो 93.2 वाले से उसका रेजोनेंस हो गया। इसके रेजोनेंस होने से उसका जो करंट वैल्यू है वो हाई हो गया, करंट हाई है, बाकी सब का दब गया। बाकी सब भी मिल रहा है उसको, लेकिन क्या है कि वो उसके साथ रेजोनेंस हो नहीं पाया, वो उसके साथ फ्रीक्वेंसी मिसमैच हो गया। मिसमैच होने से क्या हो गया, वो सब दब गया। जिसके साथ मैच हो गया उसका करंट वहाँ पे मैक्सिमम हो गया, करंट मैक्सिमम हो गया, इस वजह से वो स्टेशन वहाँ पे पकड़ में आ गया।
जैसे और एग्जांपल दूं आपको, जैसे आप टीवी पे चैनल चेंज करते हैं, तो चैनल चेंज कर रहे हैं तो आपने जो ऐसे चैनल चेंज किया तो आपने क्या किया, रिमोट से आपने अपने टीवी का या ट्यूनर का आपका फ्रीक्वेंसी आपने चेंज कर दिया, है ना। आपने 139 सपोज दैट आपने ये चैनल को चूज़ किया, तो उसमें क्या है कि जैसे ही आपने 139 किया तो उस हिसाब से वहाँ का वो कैपेसिटर और इंडक्टर वैल्यू आपस में चेंज हो गया और इससे वो फ्रीक्वेंसी सेट हो गया आपके क्या नाम है सेटअप बॉक्स का। अब यहाँ जो सैटेलाइट से तो वहाँ से तो हर चैनल का अलग अलग फ्रीक्वेंसी आ रहा है, तो जिस चैनल के साथ उसका सपोज दैट यहाँ से आने वाला तो 15, 20, 25 फ्रीक्वेंसी का ये आ रहा होता है, तो आपने जिस फ्रीक्वेंसी पे अपने सेटअप बॉक्स को ट्यून कर दिया उसके साथ जिसका वो मैच कर जाए उसका करंट क्या हो जाएगा आपके टीवी में मैक्सिमम हो जाएगा और वो चैनल आपके सामने आ जाएगा। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी वो क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो जा रहा है, वो रेजोनेंस हो रहा है मीन्स उसके पास काफ़ी सारे फ्रीक्वेंसीज थे लेकिन उसमें से वही फ्रीक्वेंसी आपका टीवी पकड़ा जिसके साथ वो ट्यून्ड था, है ना। अब मैंने 100 लगा रखा है अपने टेलीविज़न पे, तो वो 100 वाला जो फ्रीक्वेंसी है वही कैच कर गया, बाकी सब के साथ वो फ्रीक्वेंसी मिसमैच हो गया और इससे हमारा वो क्या हो गया कि वो दब गया और जो ट्यून करके रखा हुआ तो वो हमारे टीवी पे आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि हाँ, और एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे मोबाइल पे, मैं मोबाइल पे अगर यदि मेरे पास भी एयरटेल का मोबाइल है, आपके पास भी एयरटेल का मोबाइल है, किसी थर्ड पर्सन ने कॉल लगाया मेरे को, तो ऐसा थोड़ी ना है कि मैं वो सिग्नल को रिसीव कर रहा हूँ तो आप नहीं रिसीव कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि मेरा ही फ़ोन का घंटी बजा, आपका फ़ोन का घंटी नहीं बजा। क्यों? क्योंकि वो ट्यून किया किस पे, मेरे फ्रीक्वेंसी पे, तो वो जो सिग्नल भेजा जिसके साथ मैच किया तो मेरे साथ वो मैच कर गया, तो मेरा फ्रीक्वेंसी के साथ उसका रेजोनेंस हो गया, इसलिए मेरे में करंट बढ़ गया और मेरा घंटी बज गया। लेकिन आपके साथ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपके साथ उसका रेजोनेंस नहीं हुआ, जबकि आपके मोबाइल ने भी वो फ्रीक्वेंसी को रिसीव किया, उस सिग्नल को रिसीव किया, लेकिन उसके साथ रेजोनेंस नहीं हुआ, आप में वो मिसमैच हो गया, मेरे साथ मैच हो गया, है ना। हाँ, बेसिकली एक और बात जो टीवी पे हम लोग बात कर रहे होते हैं, जो रिमोट से हम लोग जो चेंज करते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं ना कि जैसे मान लेते चैनल चेंज करना हुआ, तो चैनल चेंज करने के लिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं बेसिकली, तो चैनल चेंज करने के लिए हम लोग एल और सी के वैल्यू को चेंज करते हैं, एल और सी के वैल्यू को चेंज करते हैं चैनल चेंज करने के लिए, है ना। और मान लेते वॉल्यूम बढ़ाना घटाना है, वॉल्यूम बढ़ाना मान लेते ये हो गया रेजोनेंस हो गया, तो यहाँ पे Z तो हमारा आ गया R उस केस में। तो अगर हमारे को यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाना है तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, R के वैल्यू को घटाते बढ़ाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगा, लेकिन R वैल्यू अगर घटेगा और अगर यदि मैं चेंज करता हूँ तो इससे क्या होगा कि वॉल्यूम हमारा घट जाएगा, R घटेगा तो क्या हो जाएगा कि जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ चैनल चेंज करने के लिए हमने एल और सी के वैल्यू को चेंज किया, है ना। अब ये सेट हो गया एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, आपको सोनी टीवी आपको मिल रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि वॉल्यूम को बढ़ाऊँ, तो वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए अब यहाँ पे जो करंट हमको मिल रहा है, अब इस करंट के वैल्यू को हम लोग इंक्रीज़ करना चाहते हैं, लेकिन ये करंट के वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि कोई दूसरा अब आ जाएगा हमारे पास। तो ये करंट तो हमारा फिक्स है, मींस ये फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है, अब इस फ्रीक्वेंसी पे ये करंट जा रहा है। अब यहाँ पे अगर करंट को मैं बढ़ाता घटाता हूँ उससे हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा। तो क्या है कि मान लेते हैं यहाँ पे अगर मैं R के वैल्यू को बढ़ा दूं तो करंट हमारा क्या, तो इस केस में हमारा करंट घट जाने वाला है तो करंट घटेगा तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। और अगर यदि मैं वॉल्यूम बढ़ाना चाहता हूं तो R के वैल्यू को कम करूंगा तो I जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, I बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, वो भी हमारा क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमेशा याद रखें
कि चैनल चेंज करने के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते हैं, जिसको ट्यून करने के लिए हमारे को एल और सी को घटाना बढ़ाना होता है। और जबकि अगर यदि मैं वॉल्यूम को ये करना होता है, घटाना बढ़ाना होता है, तो उसके लिए हम लोग आर को चेंज करते हैं। तो चैनल चेंज करने के लिए हम लोग रेजोनेंस चेंज करते हैं एल और सी को चेंज करके, और वॉल्यूम के लिए हम लोग रेसिस्टेंस को। तो हमेशा याद रखें, चैनल के लिए रेजोनेंस या एल और सी को, रेजोनेंस मतलब कि एल और सी से ही तो रेजोनेंस हो रहा है, और वॉल्यूम के लिए हम लोग रेसिस्टेंस को, आर को। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट कि पहले क्या होता था ना कि सपोज दैट कोई एक चैनल होता था, तो उसमें कोई और चैनल भी कभी कभी पकड़ना स्टार्ट कर देता था, है ना। जैसे मान लेते सोनी चल रहा है तो बीच बीच में ईटीवी घुस रहा है ना, ईटीवी का भी सिग्नल आ रहा है ना। या फिर जैसे आप रेडियो में सुन रहे होंगे, है ना, तो आप देखते होंगे कि ऐसो एक चैनल चल रहा है, इसमें गाना चल रहा है और एक चैनल में मैच चल रहा है। तो वो क्या होता है कि कभी कभी गाना और मैच दोनों एक साथ आ जाए, या गाना और न्यूज़ एक साथ आ जाए, है ना। तो क्या होता था कि पहले के समय में जो हमारा होता था कि बैंडविड्थ बहुत नज़दीक होता था, बहुत नज़दीक का बैंडविड्थ होता था। तो उससे क्या होता है कि सपोज दैट अगर यदि 10 वाला आ रहा है, 10 वाले के साथ हमारा रेजोनेंस किया हुआ है, तो 10.5 नंबर पे जो हो, तो ये भी उससे ज़्यादा दूर तो नहीं है, तो कभी कभी इसका भी इम्पैक्ट इसमें आने लगता था। ये इससे बहुत ज़्यादा दूर तो है नहीं, तो इसका क्या होता था कि इसका भी इम्पैक्ट आने लगता था, जिस वजह से इसके साथ मेन रेजोनेंस हुआ, लेकिन इसका भी कुछ सिग्नल आना स्टार्ट हो जाता था। तो यहाँ पे ऐसा होता था, मीन्स या फिर जैसे कभी कभी पहले के समय में याद हो आपका बैंडविड्थ, जैसे फ्लैट वायर्स यूज़ होते थे एंटीनाज वगैरह में, है ना। तो अगर यदि वहाँ पे कोई बाइक स्टार्ट कर दो बहुत तेज़ी से, अगर भड़बड़ कर रहा है, या फिर वहाँ पे अगर किसी तरह का वेल्डिंग मशीन वाला लोग अपना ये कर रहा हो, कुछ वर्क कर रहा हो, है ना, तो उसका शाइन, उस गाड़ी का आवाज़ आपके टीवी पे आता था, घरघराहट आती थी, है ना। कभी कभी आप देखोगे कि मोबाइल, अब तो ऐसा नहीं होता है, नहीं तो पहले के समय का टीवी अगर यदि रहता होगा, उसके बगल में अगर मोबाइल पे रिंग होता था, तो हमारे टीवी में भी घरघराहट आ जाती थी, है ना। आपको पता नहीं, आपको याद होगा या नहीं याद होगा, लेकिन ऐसा होता था। तो यहाँ पे क्या है कि पहले के समय में बैंडविड्थ कम होते थे, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि बड़े बड़े बैंडविड्थ एलोकेट कर दिए हैं। तो यहाँ पे अब सुपरपोजिशन की कहानी नहीं बनती है। जैसे क्या होता है कि 10 नंबर पे अगर सोनी है, तो मीन्स 10 नंबर पे अगर सोनी है, तो इसके इधर और इसके इधर से 5 और इधर पे 15, ये 5 और 15 के बीच में केवल 10 ही है, और ये 15 के बाद ही अब कोई दूसरा चैनल आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि गैपिंग इसके साथ बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, बैंडविड्थ इसकी बढ़ा दी गई है। जितना ज़्यादा हम बैंडविड्थ बढ़ा देंगे, तुम्हारा अभी इधर का इसके साथ रेजोनेंस होना टफ है, इसका इसके साथ रेजोनेंस होना टफ है, लेकिन इसका इसके साथ मैच करना थोड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी दूर है नहीं। तो ये 5 भी दूर है, 15 भी दूर है, तो इसके आगे अगल बगल में काफ़ी जगह खाली है। इस वजह से ये क्या होता है कि कोई दूसरा इसमें इंटरफियर नहीं कर सकता है। तो इससे क्या होता है, बैंडविड्थ के बढ़ा देने से क्या होता है कि सुपरपोजिशन दूसरे का नहीं हो पाता है, और जो सोनी अगर देख रहे हैं तो सोनी ही चल रही होती है। So these are some practical examples of this resonance. We will discuss it further in the next video. Thank you.